नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल कॉग्निजेंस ट्यूटोरियल्स में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा पर्यावरण है, उच्च प्राथमिक स्तरीय जो बुक है हमारा पर्यावरण, उसमें कक्षा 6, 7, 8 के लिए ये एक ही बुक है जिसमें 12 चैप्टर हैं। एक चैप्टर के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ और उसके जो रिलेटेड क्वेश्चंस थे उसकी वीडियो भी मैंने आपको अपलोड की हुई है आप लोगों के लिए। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो जो ये वीडियो है इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें जाके आप उसका लिंक फाइंड कर सकते हैं और वहाँ से आप इसके जो पहला चैप्टर है, पार्ट 1 है, उसकी वीडियो देख सकते हैं। वो चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके एक वीडियो में मैंने आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराए हैं, तो और जो दूसरी वीडियो है उसमें उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए हैं। चलिए, जो आज हमारा पार्ट 2 है, इसमें सेकंड लेक्चर इसका हमारे प्राकृतिक संसाधन है चैप्टर का नाम। इसके शॉर्ट नोट्स के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये बहुत ही आसान चैप्टर है, कुछ चीज़ें ही हैं जो आपको याद रखनी है। बाकी आप जब मैं समझाऊंगी आपको रीडिंग लगाते हुए तो आपको वो चीज़ें बहुत जल्दी से याद हो जाएंगी। इसमें एक जो चैप्टर है उसमें एक बच्ची जो है वो भूमि से यानी मिट्टी से बात कर रही है, वो डिस्कशन हो रहा है उन दोनों के बीच में। तो मिट्टी अपने गुणों के बारे में बता रही है उस बच्ची को। तो जो वो गुणों के बारे में बता रही है अपने, वो गुण मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप एक बार इसको ध्यान से वीडियो को देख लेंगे तो आपको अच्छे से वो सब तैयार हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे प्राकृतिक संसाधन में प्राकृतिक संसाधन यानी प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्थल, जिसे हम मिट्टी बोलते हैं। तो भूमि की सबसे ऊपरी परत होती है, ये जो सबसे ऊपरी परत है भूमि की, वो क्या होती है? स्थल यानी मिट्टी होती है। ये मौसम के प्रभाव में चट्टानों के टूटने से बनती है। इम्पॉर्टेंट है, ये कैसे बनती है? ये मौसम के प्रभाव में चट्टानों के टूटने से बनती है। इसके अंदर जल, ऑक्सीजन एवं पोषक तत्व होते हैं। जो मिट्टी है उसके अंदर जल, पोषक तत्व, ऑक्सीजन होते हैं। ये प्राकृतिक तत्व मिट्टी को मौलिक शक्ति प्रदान करते हैं। यही जो प्राकृतिक तत्व हैं, जल, ऑक्सीजन एवं पोषक तत्व, ये क्या करते हैं? मिट्टी को मौलिक शक्ति प्रदान करते हैं। पृथ्वी पर चट्टानों एवं वातावरण की भिन्नता के कारण अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रंग की दिखती है। जो पृथ्वी पर जो चट्टानों एवं वातावरण की भिन्नता के कारण अलग अलग स्थानों पर मिट्टी अलग अलग रंग की दिखती है। अब हमने सुना है लाल मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है, लेटराइट मिट्टी होती है, तो ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। ये चिकनी भी होती है और भुरभुरी भी, मतलब जो मिट्टी है वो चिकनी भी होती है और भुरभुरी भी होती है। मिट्टी पेड़ पौधों को खड़े रहने के लिए आधार देती है। हमें पता है पेड़ पौधे हम मिट्टी के अंदर ही लगाते हैं, तो मिट्टी पेड़ पौधों को खड़े रहने के लिए आधार देती है। इसके अंदर पाए जाने वाले पोषक तत्व पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं। जो मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व पाए जाते हैं वो पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं। खाद के द्वारा इसकी उर्वरता शक्ति बढ़ाई जाती है। मिट्टी जो है उसमें हम खाद डाल देते हैं तो उसमें जो उर्वरा शक्ति है उसकी मिट्टी की वो बढ़ जाती है। तो खाद के द्वारा इसकी उर्वरा शक्ति बढ़ाई जाती है। ये पानी को सोखने एवं उसको बनाए रखने में सहायक है। मिट्टी क्या होती है? पानी को सोखने में और उसको बनाए रखने में सहायक है। ये वर्षा के जल को अपने अंदर सोखने की क्षमता रखती है। ये क्या है? ये वर्षा के जल को अपने अंदर सोखने की क्षमता रखती है, जिससे इसकी उर्वरा शक्ति एवं नमी बनी रहती है। इसी नमी का प्रयोग पेड़ पौधे अपने जड़ों द्वारा करते हैं। इसके द्वारा सोखा हुआ पानी छनकर बहुत गहराई में चला जाता है, जिससे भूगर्भ का जल स्तर बढ़ता है तथा जल स्वच्छ एवं पीने के योग्य हो जाता है। इसके द्वारा क्या होता है? ये पानी को सोखते हैं। जो पानी सोखते हैं वो छनकर क्या चला जाता है? भूगर्भ में चला जाता है, और जिससे जल का जो है स्तर बढ़ जाता है और हमें स्वच्छ और पीने योग्य पानी प्राप्त हो जाता है। यही पानी
हमें कुओं, नलकूपों, हैंडपाइप के माध्यम से मिलता है। जो ये भूगर्भ में चला जाता है छनकर पानी, तो यही पानी हमें पानी से, जो पानी है कुओं से, नलकूपों से और हैंडपाइप होते हैं उनके माध्यम से प्राप्त होता है। आगे देखते हैं। ये घर बनाने के काम में आती है। मिट्टी जो है, मिट्टी से घर बनाए जाते हैं। कुछ जीव जंतु तो इसके अंदर बिल, बॉबी या बरोज बनाकर रहते हैं। कुछ जीव जंतु क्या है, मिट्टी के अंदर बिल, बॉबी या बरोज बना के रहते हैं। जैसे चूहा, खरगोश, सांप, चींटी, केचुआ, दीमक, नेवला, घोंगा, मेढक आदि, ये सब क्या रहते हैं, मिट्टी के अंदर जो है घर बना के, मिट्टी के घर बनाकर रहते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो सांप है स्वयं बिल नहीं बनाता, वह दूसरों द्वारा बनाए गए बिल में रहता है। सांप है कभी भी अपना बिल स्वयं नहीं बनाता है, वो दूसरों के बनाए हुए बिल में रहता है। अब ये जो 3-4 चीज़ें मैं बता रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इसके एग्जाम्पल्स मैं आपको यहाँ दे रही हूँ वो आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। गुफाओं में रहने वाले जीव जंतु, कौन से जीव जंतु हैं जो गुफाओं में रहते हैं? शेर, भेड़िया, सियार, ऊदबिलाव, ये कहाँ रहते हैं? ये गुफाओं में रहने वाले जीव जंतु हैं। ध्यान रखिएगा, शेर तो सबको पता है गुफाओं में रहता है। भेड़िया, सियार, ऊदबिलाव भी किस में रहते हैं? गुफाओं में रहते हैं। आगे है जंगलों व झाड़ियों में रहने वाले जानवर। जानवरों की बात हो रही है कि जंगलों या झाड़ियों में कौन कौन से जानवर रहते हैं, तो वो है नीलगाय, जिराफ, हिरन, बारहसिंगा आदि। तो नीलगाय, जिराफ, हिरन, बारहसिंगा ये कहाँ रहते हैं? ये झाड़ियों में रहने वाले या जंगलों में रहने वाले जानवर हैं। अब आई बात झाड़ियों में रहने वाले पक्षियों के बारे में। तो जो झाड़ियों में रहने वाले पक्षी हैं वो कौन कौन से हैं? बगुला, तीतर, मोर आदि। ठीक है, तो याद रखने ये जो एग्जाम्पल बुक में आपको दिए हुए हैं, जो परिषदीय स्कूल की बुक है, यानी जो स्टेट गवर्नमेंट, यूपी स्टेट गवर्नमेंट की जो बुक्स हैं जिनसे हमारा सिलेबस है दिया हुआ यूपी टेट में, यूपी टेट का पेपर इन्हीं बुक से आएगा। तो उसमें जो भी एग्जाम्पल हैं, मैंने सारे एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हुए हैं। कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से इन एग्जाम्पल के थ्रू पूछा जा सकता है, तो आपको ये सारे एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए। तो झाड़ियों में रहने वाले पक्षी हैं बगुला, तीतर, मोर। ठीक है, आगे देखिए, कीटनाशक दवाओं व रासायनिक खादों का अधिक प्रयोग करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो रही है। कीटनाशक दवाएं, हम कीड़ों को मारने के लिए खेतों में कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं, और उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए रासायनिक खादों का बहुत उपयोग कर रहे हैं आजकल हम। तो जो कीटनाशक दवाएं हैं और रासायनिक खाद हैं, इनके अधिक प्रयोग से जो मिट्टी है उसकी उर्वरा शक्ति कम हो रही है। पौधों को स्वस्थ रखने के लिए रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए। अगर हम ये चाहते हैं कि जो पौधे हैं, फसल है, वो स्वस्थ रहे, तो जो रासायनिक खाद है उसकी जगह हमें कौन सी खाद यूज करनी चाहिए? जैविक खाद यूज करनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं जल के बारे में। मिट्टी के बारे में हमने बात कर ली, अब बात करते हैं जल के बारे में। सबको पता है जल ही जीवन है, अर्थात जल द्वारा ही हमारा पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं का जीवन संभव है। सबके लिए जल आवश्यक है, चाहे वो जानवर हो, कीट पतंगे हो, मनुष्य हो, पेड़ पौधे हो। तो जल क्या है? एक तरह से जीवन है, क्योंकि जल के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता या किसी के जीवन की कामना नहीं कर सकते हैं हम। प्रकृति में जल 3 रूपों में मिलता है। बहुत ही आसान टॉपिक जल है, मोस्टली स्टूडेंट्स को ये पता होगा। हमने यहाँ पर नोट्स इसलिए प्रोवाइड कराए हैं जिससे आप एक बार पढ़ लेंगे तो अगर कहीं कुछ भूल गए होंगे तो वो आपको याद आ जाएगा। चलिए, प्रकृति में जल 3 रूपों में मिलता है और हम सबको पता है वो 3 रूप कौन कौन से होते हैं? ठोस, द्रव और गैस। ठोस के रूप में हमें मिलती है बर्फ, द्रव के रूप में मिलता है पानी और गैस के रूप में मिलती है भाप। तो एग्जाम्पल देख लीजिए। ठोस बर्फ, जो पहाड़ों पर जमी बर्फ है वो जल का ठोस रूप का उदाहरण है। द्रव यानी पानी, तो नदियों, तालाबों, झरनों, समुद्रों आदि में जो बहता हुआ पानी दिखता है या जल दिखता है वो क्या है? जल का द्रव रूप है। गैस यानी भाप, नदियों, समुद्रों, तालाबों, झरनों आदि के पानी का भाप बनकर वायुमंडल में उड़ जाना गैसीय रूप का एग्जाम्पल है। तो ये बहुत ही आसान है, जल ही जीवन है। जो हमारा जीवन है, पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी का जीवन संभव है तो जल की वजह से।
जल नहीं है तो जीवन नहीं है। और जल प्रकृति में जल 3 रूपों में मिलता है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस के बर्फ है ठोस के रूप में, द्रव के रूप में पानी, गैस के रूप में भाप। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बारे में। बात करते हैं जल के स्रोत के बारे में। तो ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां पर्याप्त मात्रा में जल है। हमारी जो पृथ्वी है ये एक ऐसा ग्रह है जिस पर पर्याप्त मात्रा में जल है। पृथ्वी का 3/4 भाग जल से आच्छादित है, यानी जल से घिरा हुआ है। ये जल महासागरों, नदियों, झीलों, हिमनदों तथा भूगर्भ में समाया हुआ है। क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि पृथ्वी का 3/4 भाग जो है जल से आच्छादित है और उसका ज़्यादातर जो पोर्शन है वो महासागरों, सागरों में होता है। प्राकृतिक रूप से जल वर्षा द्वारा प्राप्त होता है। हम सब जानते हैं प्राकृतिक रूप से जल कहाँ से प्राप्त होता है, वर्षा द्वारा प्राप्त होता है। पृथ्वी पर जल के निम्नलिखित स्रोत हैं। पृथ्वी पर जल के 3 स्रोत हैं, धरातलीय स्रोत, भूमिगत स्रोत और हिमनद। कौन कौन से हैं? धरातलीय स्रोत, भूमिगत स्रोत और हिमनद। तो पहले बात करते हैं धरातलीय स्रोत के बारे में। ये पृथ्वी की सतह से प्राप्त होने वाला जल होता है। जो पृथ्वी की सतह से प्राप्त होता है जल, उसको हम कहते हैं धरातलीय जल। धरातलीय जल यानी धरती पर। ठीक है, तो धरातलीय स्रोत कौन सा है? पृथ्वी की सतह से प्राप्त होने वाला जल, जैसे समुद्र हैं, नदियां, झीलें, तालाब, ये सब क्या है? पृथ्वी के तल पर हैं। तो ये धरातलीय स्रोत हैं जल के। अब सागर के बारे में जानते हैं। तो पृथ्वी पर उपलब्ध जल का अधिकांश भाग महासागरों तथा सागरों में है। इंपॉर्टेंट है ये काफी। जो पृथ्वी पर उपलब्ध जल है उसका अधिकांश भाग महासागरों तथा सागरों में है। समुद्र का जल खारा होने के कारण पीने योग्य नहीं है। हमें सबको पता है कि समुद्र का जल खारा होता है और इस वजह से ये पीने योग्य नहीं है। समुद्र के जल से नमक बनाया जाता है। ठीक है, समुद्र के जल से नमक बनाया जाता है। अब बात करते हैं नदी, तालाब और झील के बारे में, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। नदियों के जल में वर्षा का जल एवं पिघली हुई बर्फ का जल बहता है। जो नदियों का जल है उसमें कहाँ कहाँ का जल होता है? वर्षा का जल होता है और जो पिघली हुई बर्फ है उसका जल होता है। इस जल का प्रयोग बांध बनाकर अथवा नहरों द्वारा सिंचाई, विद्युत उत्पादन एवं अन्य कार्यों में किया जाता है। इस जल का प्रयोग कैसे करते हैं? जो नदी का जल है उसका प्रयोग हम कैसे करते हैं? तो इस जल का प्रयोग बांध बनाकर अथवा नहरों द्वारा सिंचाई, विद्युत उत्पादन एवं अन्य कार्यों में किया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, प्रयाग में गंगा यमुना नदियाँ मिलती हैं। प्रयाग में कौन सी नदियाँ मिलती हैं? गंगा यमुना नदी। तो गंगा यमुना नदियाँ जो हैं, गंगा और यमुना जो नदियाँ हैं वो मिलती हैं कहाँ पर? प्रयाग में। और ये अपने प्रदेश की सबसे बड़ी नदियाँ हैं। ठीक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं भूमिगत स्रोत के बारे में। तो धरातल पर पाए जाने वाले जल का कुछ भाग रिस रिस कर भूमि के नीचे एकत्रित हो जाता है, इसे ही भूमिगत जल कहते हैं। जो धरातल पर पाया जाने वाला जल है, जो इससे पहले हम धरातलीय जल के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे नदी है, तालाब है, झरने हैं। ठीक है, तो ये सारा जो है धरातलीय जल के एग्जाम्पल थे, स्रोत थे जो उसके। तो इन स्रोत से क्या होता है? कुछ जल रिस रिस कर जो है भूमि के नीचे एकत्रित हो जाता है और इसे ही भूमिगत जल कहते हैं। ये जल अधिक शुद्ध होता है क्योंकि ये छन छन के नीचे जाता है, इसीलिए ये जल कैसा होता है? अधिक शुद्ध होता है। इस जल को कुओं, हैंडपंपों, नलकूपों आदि द्वारा प्राप्त किया जाता है। जो ये जल है इसको किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? हैंडपंपों, नलकूपों आदि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। जो धरातलीय जल है, हमें पता है जो धरातल के अंदर हमारा जल है, धरातलीय जल जिसे बोलते हैं हम, इसको किससे प्राप्त किया जाता है? हैंडपंपों, नलकूपों आदि द्वारा प्राप्त किया जाता है। सॉरी, भूमिगत जल को। ठीक है ना, भूमिगत जल जो है यानी जो रिस रिस कर अंदर चला गया है भूमि के अंदर, भूगर्भ में, तो जो भूमिगत जल है उसको हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? कुओं, हैंडपंपों, नलकूपों आदि से प्राप्त किया जाता है। भूमिगत जल का मानव द्वारा अधिक दोहन करने से जल स्तर नीचे होता जा रहा है। जब भूमिगत जल जो है उसका अधिक दोहन करेंगे, अधिक प्रयोग करेंगे, तादाद से ज़्यादा हम प्रयोग करने लगेंगे, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? जल स्तर नीचे होता जा रहा है।
वर्षा के जल को तालाबों, झीलों, बांधों एवं खेतों में रोककर भूजल स्तर को बढ़ाया जाता है। तो जो भूजल स्तर है यानी जो वाटर लेवल है उसको बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं? जो वर्षा का जल है उसको तालाबों, झीलों, बांधों में और खेतों में एकत्रित किया जाता है, रोका जाता है, जिससे वो जल नीचे सोख सके। वर्षा के जल को इस प्रकार रोकना क्या कहलाता है? जल पुनर्भरण या फिर कहें रिचार्ज कहलाता है। तो वर्षा का जल जो इस प्रकार हम एक जगह रोकते हैं जिससे जो वाटर लेवल है या जल का भूजल स्तर है वो बढ़ जाए, तो ये क्या कहलाता है? जल पुनर्भरण या फिर कहते हैं जल रिचार्ज। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे सोर्स के बारे में, तीसरे स्रोत के बारे में, वो है हिमनद। पर्वतीय चोटियों पर जमी बर्फ के पिघलने से प्राप्त जल प्रायः हमें नदियों द्वारा उपलब्ध होता है। जो पर्वतीय चोटियां हैं वहां पर जमी बर्फ जब पिघलती है तो उसका जल कहाँ आता है? नदियों में आता है। ये जल प्रायः स्वच्छ एवं मृदु होता है। यहाँ पर मैंने कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, आप लोग इन्हें थोड़ा ध्यान रखिएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो पृथ्वी पर उपलब्ध जो जल है उसका वितरण और प्रतिशत में, कितना प्रतिशत कहाँ पर पाया जाता है? तो सागर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है 97.2%, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा वाला याद रखना है आपको जरूर। तो सागर जो ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन कहाँ पर है, जो ज़्यादा परसेंटेज है वो कहाँ पर है? हमारा सागर का जल का है। तो सागर का जल 97.2% है। बर्फीली चोटियाँ 2%, भूगर्भ जल है 0.62, स्वच्छ पानी की जो झीलें हैं 0.009, आंतरिक समुद्र एवं खारी झीलें हैं 0.008, वायुमंडल 0.001 और नदियाँ 0.0001 और कुल है 99.8131। ठीक है, तो ये आंकड़े हैं, ध्यान रखने हैं। सबसे ज़्यादा वाला और सबसे कम वाला याद रखिएगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और स्वच्छ पानी की जो झीलें हैं उनको ध्यान रखिएगा थोड़ा। चलिए अब बात करते हैं, जल के बारे में बात कर चुके हैं, अब बात करते हैं हम वायु के बारे में। पृथ्वी चारों ओर वायु से घिरी हुई है जिसमें अनेक प्रकार की गैसें होती हैं। जो पृथ्वी है वो चारों ओर से वायु से घिरी हुई है और इस वायु में क्या होती हैं? अनेक प्रकार की गैसें होती हैं। पृथ्वी के चारों ओर बना गैसों का ये घेरा ही क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। जो पृथ्वी के चारों ओर ये गैसों का घेरा बना हुआ है इसको ही हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का आकर्षण शक्ति के कारण, जो पृथ्वी की आकर्षण शक्ति है उसके कारण ये वायुमंडल उसके साथ टिका हुआ है। जो वायुमंडल है वो इसके साथ कैसे टिका हुआ है? वो टिका हुआ है पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण। वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का जीवन संभव है। जो वायुमंडल है उसी के कारण ही पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का जीवन संभव है। वायुमंडल ना होता तो पृथ्वी पर जीवन भी ना होता। चंद्रमा का अपना वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहां पर जीव जंतु, पेड़ पौधे और पशु पक्षी आदि नहीं पाए जाते हैं। वायुमंडल जहां होगा वहीं जीवन होगा। पृथ्वी पर वायुमंडल पाया जाता है अतः यहाँ जीवन है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है अतः वहां जीवन नहीं है। आगे देखते हैं। वायुमंडल का संगठन, बात करते हैं वायुमंडल के संगठन के बारे में। वायुमंडल में क्या क्या गैसें, कितना प्रतिशत उनकी मात्रा होती है वो देखते हैं। तो वायुमंडल क्या है? उसमें गैसों का मिश्रण पाया जाता है। सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है 78 यानी 78%। ऑक्सीजन होती है लगभग 21%, आर्गन होती है 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। तो ये आंकड़े जो हैं या जो ये दे रखे हैं कितना परसेंट कौन सी गैस पाई जाती है आपको याद रखना है। तो सबसे ज़्यादा पाई जाती है नाइट्रोजन वायुमंडल में। ठीक है, 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%। तो आर्गन एक इनर्ट गैस है यानी अक्रिय गैस है। तो ये भी पूछा जा सकता है वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस पाई जाती है, तो वो है आर्गन। कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है 0.03%। इसके अतिरिक्त अन्य गैसें बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों के अतिरिक्त जो अन्य गैसें हैं वो बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। गैसों के अतिरिक्त वायुमंडल में क्या क्या होता है? जलवाष्प, धूलकण आदि भी पाए जाते हैं। गैसों के अतिरिक्त वायुमंडल में जलवाष्प, धूलकण भी पाए जाते हैं। पृथ्वी एवं वायुमंडल की ऊष्मा का प्रधान स्रोत जो है सूर्य है। पृथ्वी और जो वायुमंडल है उसकी ऊष्मा का जो प्रधान स्रोत है वो क्या है? सूर्य है। वायुमंडल से होकर सूर्य की किरणें आसानी से पृथ्वी तक पहुंच जाती हैं जिससे पृथ्वी गर्म होती है और फिर वायुमंडल को गर्म करती है।
वायुमंडल से होकर क्या होता है, सूर्य की किरणें आसानी से हमारी पृथ्वी तक आती हैं और वो पृथ्वी को गर्म करती हैं और फिर वायुमंडल को भी गर्म करती हैं। वायुमंडल की इसी विशेषता के कारण पृथ्वी पर जो जल चक्र, वायु चक्र, ऑक्सीजन, कार्बन चक्र आदि स्वतः चलते रहते हैं। तो वायुमंडल की जो ये विशेषता है जो ऊपर बताई गई है, तो इसी के कारण जो है पृथ्वी पर जो जल चक्र, वायु चक्र, ऑक्सीजन, कार्बन चक्र ये स्वतः अपने आप ही चलते रहते हैं। हमारी पृथ्वी के चारों तरफ अगर वायुमंडल का ये घेरा ना होता तो ये चक्र ना चलते तथा पृथ्वी का स्वरूप ऐसा ना होता। तो ये सब किसके कारण पॉसिबल हुआ है, वायुमंडल के कारण। आगे देखते हैं, जल का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। याद रखना है, जल का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। इसी वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा जल वायुमंडल में पहुंचता है। जो वाष्पीकरण की क्रिया है उसके द्वारा ही जो जल है वो वायुमंडल में पहुंचता है। इसी को वायु की आर्द्रता या नमी के नाम से जाना जाता है। जो जल है वाष्पीकरण के क्रिया द्वारा जो जल वायुमंडल में जब पहुंचता है, तो ये जो वायुमंडल में जल पहुंच रहा है इसी को क्या कहते हैं, वायु की आर्द्रता या नमी कहते हैं। ये जल वाष्प ऊपर उठकर ठंडी होती है जिससे बादल बनते हैं और वर्षा होती है। ठीक है, तो ये वाष्पीकरण के बारे में थोड़ी सी चर्चा की गई थी। वाष्पीकरण एवं वर्षा की क्रिया द्वारा स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जल का निरंतर आदान प्रदान होता रहता है। जो वाष्पीकरण है इसी के कारण वाष्पीकरण होता है, फिर वर्षा होती है। ठीक है, तो इसी क्रिया के द्वारा क्या होता है, जो स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल है उनमें जल का निरंतर आदान प्रदान होता रहता है। इस क्रिया को जल चक्र के नाम से जाना जाता है। क्या होता है, जो धरती पे जल है वो वाष्पीकरण द्वारा वाष्प में बदलता है, फिर वो वाष्प ऊपर उठती है, ठंडी होती है, वर्षा होती है। तो इस तरीके से क्या चलता रहता है, एक जल चक्र चलता रहता है। अब बात करते हैं जीवन और ऑक्सीजन। श्वसन जीवन की मुख्य क्रिया, हमें पता है सांस लेते हैं तब तक जीवन है, अगर सांस रुक जाती है तो जीवन समाप्त हो जाता है। तो श्वसन जीवन की मुख्य क्रिया है। श्वसन की क्रिया में जीव वायु में से क्या लेता है, ऑक्सीजन का प्रयोग करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। तो श्वसन की क्रिया में जीव क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। इसी प्रकार जल में रहने वाले जो जीव हैं वो भी जल में घुली हुई ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं एवं कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। जो जलीय जीव हैं वो किस प्रकार ऑक्सीजन लेते हैं, वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। अतः ऑक्सीजन जीवों के लिए महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन आग जलाने में सहायक होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग भी नहीं जल पाएगी। वायु का 1/5 भाग जो है आग को जलाने में सहायक होता है। जो वायु का 1/5 भाग है वो आग को जलाने में सहायक होता है। 1/5 इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन सहायक होती है आग जलाने में, और जो ऑक्सीजन होती है वो जो वायु की लगभग 1/5 भाग होता है। ठीक है, ये हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, फिर से देख लीजिए। वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन पाई जाती है जिसे हम आवश्यकता अनुसार ग्रहण करते हैं। वायुमंडल है उसमें कितने प्रतिशत ऑक्सीजन पाई जाती है, 21% ऑक्सीजन पाई जाती है जिसे हम आवश्यकता के अनुसार ग्रहण करते हैं। जल ऑक्सीजन का सबसे बड़ा भंडार है। जल क्या है, ऑक्सीजन का सबसे बड़ा भंडार है। जल में ऑक्सीजन घुली रहती है जिससे जो जलीय जीव हैं वो जल से ही ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। वातावरण में ऑक्सीजन के संतुलन को बनाए रखने के लिए पेड़ पौधों का रहना बहुत आवश्यक है। जो वातावरण है उसमें ऑक्सीजन के संतुलन को बनाए रखने के लिए पेड़ पौधों का रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ से मुक्त होती है, पेड़ पौधे जब प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन गैस जो है वो मुक्त होती है। स्वस्थ वातावरण के लिए जीव जिस भूभाग पर रहता है उसके 1/3 भाग में पेड़ पौधों का होना आवश्यक है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि स्वस्थ वातावरण के लिए जीव जितने भूभाग पर रहते हैं उसके 1/3 भाग में पेड़ पौधों का होना आवश्यक है। बात करते हैं अपशिष्ट गैस के बारे में। तो वातावरण में विभिन्न वस्तुओं के जलने, उद्योगों की चिमनियों, शीतलता उत्पन्न करने वाले पदार्थों से हानिकारक गैसें निकलती हैं। वातावरण में क्या है, विभिन्न वस्तुओं के जलाते हैं तब भी गैसें निकलती हैं। उद्योगों की चिमनियों से हमने देखा है गैस निकलते हुए। शीतलता उत्पन्न करने वाले पदार्थों से भी निकलती हैं। इनसे कुछ हानिकारक गैसें निकलती हैं। जैसे इनमें कौन कौन सी गैसेस इंक्लूड हैं,
कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लिखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC और CH4 यानी मीथेन। ठीक है, तो ये गैसेस कैसी हैं? ये हानिकारक गैसेस हैं और ये जो गैसेस हैं ये वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं, इसलिए इन गैसों को हम क्या कहते हैं? अपशिष्ट गैस कहते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए जो ये अपशिष्ट गैस हैं ये वायुमंडल में कम रिलीज हों या कम विमुक्त की जाएं, और उसके लिए काफ़ी प्रयास किए जाने चाहिए और हम सबको हेल्प करनी चाहिए अपने वातावरण को संतुलित बनाने के लिए, क्योंकि इसी वातावरण में हमें रहना है, आगे की जनरेशन भी हमारी इसी वातावरण में रहेंगी। तो इस वातावरण का संतुलित होना बहुत ज़रूरी है और इसके संतुलन को बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीवधारी, प्रत्येक व्यक्ति, खासतौर से मनुष्य को अपना योगदान देना होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रदूषण है और जो सबसे ज़्यादा असंतुलन फैला रखा है वो मनुष्य ने ही फैला रखा है। अगर वो संभल जाता है तो हमारा जो वातावरण है, पर्यावरण है, वो संतुलित हो जाएगा। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। और मैं जो पर्यावरण है उसका नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करूँगी, हो सकता है कल ही इसका नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूं। और जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपना बना रही हूँ उसमें अभी हम 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, उसके शॉर्ट नोट्स मैं आपको दे चुकी हूँ, और जो मेरा 3rd वीडियो मैं अभी डालूंगी उसमें चैप्टर 3, 4, 5 एंड 6 4 चैप्टर को के शॉर्ट नोट्स एक ही वीडियो के अंदर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो 3 चैप्टर्स हैं वो काफ़ी छोटे हैं, एक चैप्टर थोड़ा ठीक है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा छोटी हो उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने एक वीडियो में ही 4 चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड कराए हुए हैं, और ये चैप्टर्स होने के बाद जो प्रदूषण से रिलेटेड और जो डिसीजेज यानी बीमारियों से रिलेटेड जो है वो मैं वीडियो सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। उसमें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डालूंगी जो किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और उससे ही आपका क्वेश्चन बनेगा। अगर बीमारियों से या फिर प्रदूषण से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया तो उस वीडियो से 100% फंसेगा। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना, और उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे जो भी मैं अब नए वीडियो डालूंगी वो आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।